बिलों को लेकर आज गरीब और मजदूर जब अधिकारी को समस्याओं से अवगत कराने गए तो बिजली अधिकारी AK श्रीवास्तव गरीबों पर भड़क उठे और गरीबों को थाने में बंद करने की धमकियां देने लगे। क्या मामला है, किस लिए आए हो आप यहाँ पर? हम लोग लाइट के बारे में आए। क्या पूरा है बताओ? लाइट का ये है कि हम लोग पहले हमारा राशन कार्ड लगा है, राशन कार्ड के बदले में आधा बिल माफ का बोला था, आधा बिल का माफ लेकिन हमारा इतना बिल आ रहा है, किसी का 4,000 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 3.5, ऐसे इतना बिल हम थोड़ी भर पाएंगे। 100-250 अभी बीच में तो किसी का 200 आ रहे थे, किसी को 150, किसी को 500 आ रहे थे। अधिकारी क्या सुनते ही नहीं, अधिकारी जब आते हैं जब यही है कि बस जाओ यहाँ से, सुनते ही नहीं है, बिजली करते हैं भगाते हैं। पूरा मामला बिल है ना, बिल है। मैडम हम लोग लाइट के समस्या के लेके आए थे AK श्रीवास्तव साहब के पास, तो वो कोई हमारी समस्या का समाधान कोई निकाल नहीं पा रहा है और वो कह रहा है बड़े अधिकारी के पास जाओ, आवेदन लगा के दो। हमने इनसे बात करी तो पहले हमने कि इससे पहले मैंने सर हमने पहले DTR मीटर लगा रखा था, इनने हमें कनेक्शन दे रखा था, उसकी रीडिंग 3 रुपये के हिसाब से मिलती थी, आज हमारी रीडिंग 8 रुपये के हिसाब से ऊपर आ रही। और उसके बाद मैडम बिलिंग में ये कौन सा चार्ज लगा रहा है, अतिरिक्त चार्ज लगाया है, मैंने जिसका किसी के उसमें 800 लगा है, किसी के उसमें 900 लगा है, किसी में 500 लगा है। मैंने पहले हम लोगों का बिल 700-800 रुपये से ज़्यादा नहीं आता था, आज बिल किसी का 3,000, 3,400, 4,500 रुपये से कम बिल किसी का नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर MPB में आते हैं तो हमारी कोई समस्या का समाधान निदान करने के लिए आप उससे ऊपर जाइए, स्टेट बैंक जाके वहाँ बात करिए, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। कौन सा अधिकारी पुलिस की धमकी देता है? तो अभी श्रीवास्तव जी अभी हाल बोल रहे थे, हमारी गुप्ता जी बात कर रहे थे, तो क्या लगा जहाँ दिन बात करूँ तो पुलिस को बुला के अंदर बुक करवा दूंगा। निवेदन करने के लिए आए, पूरे बूढ़ा खेड़ा के लोग यहाँ पर आए निवेदन कर रहे हैं। सर इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम ये जमा नहीं कर सकते, रोज कमा रहे रोज खा रहे हैं। सरकार ने ये कहा था कि जिन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके पास नीला राशन कार्ड है, उनको एक बत्ती कनेक्शन फ्री दिया जाएगा। उसके बाद भी हम लोगों को 8 रुपये यूनिट के हिसाब से पेमेंट की जा रहा है। वहीं जब मीडिया ने बिजली अधिकारी AK श्रीवास्तव से इस बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया से भी बदसलूकी की और महिला पत्रकार को भी धमकियां देने लगे। बंद करिए। अरे सुन तो ये पहला मौका नहीं है जब बिजली अधिकारी AK श्रीवास्तव ने जनता और मीडिया से बदसलूकी की हो। इससे पहले भी वो कई बार बदसलूकी कर चुके हैं। अब इसे रौब कहें या गुरूर या सरकार की लाचार व्यवस्था, इसका फैसला तो जनता करेगी। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बलवीर सिंह बुंदेला को एक छुरे के साथ पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं पुलिस ने जितेंद्र अहिरवार को बैरागढ़ कला निवासी को भी संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। दोनों पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। कल 20 अप्रैल 2017 को रात करीब 8 बजे के आसपास पूरी तरह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पानी की टंकी के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और उसके पास कोई अवैध हथियार हो सकता है। जिसकी सूचना पर पुलिस स्टाफ गया और पकड़ा, उसकी तलाशी ली। उसकी तलाशी कमर में तलवार नुमा छुरी प्राप्त हुई, जिससे पुलिस ने जब्त किया था। उससे पूछताछ को उसने नाम अपना बलवीर सिंह बताया था। बलवीर सिंह बुंदेला और ग्राम बैरागढ़ कला का रहने वाला बताया था। उससे उसके साथ पास प्राप्त हथियार के संबंध में पूछताछ किया। उसने बताया कि वो अवैध रूप से रखा हुआ था, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई की 25 की आरोपी की कार्रवाई की। इसी प्रकार दूसरा मुलजिम जितेंद्र अहिरवार, जो वो भी बैरागढ़ कला गांव का रहने वाला है, वो भी संदिग्ध अवस्था में सिविल अस्पताल के पास मिला था, जिससे भी पुलिस ने पकड़ा। उसकी तलाशी ली, उसके पास भी एक छुरी, लोहे की छुरी प्राप्त हुई थी। उसके पास भी कोई हथियार रखने का लाइसेंस नहीं था, जिसका पुलिस ने उसके विरुद्ध भी 25 आरोपियों की कार्रवाई की। दोनों की उम्र लगभग 25 और 30 के बीच उम्र दोनों की है। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट।
मास्क की अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के पहले दिन नगर निगम के अमले ने 70 दुकानों पर जांच की। लालघाटी, बैरागढ़, गांधीनगर और करोज क्षेत्र की इन दुकानों में से 2 क्विंटल से अधिक मास्क जब्त किया गया और 35 गुमटियों को जब्त कर लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 19,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। कार्रवाई की शुरुआत लालघाटी से हुई। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और अतिक्रमण अमले जैसे ही यहां मास्क की दुकानों पर कार्रवाई के लिए पहुंचा, व्यापारी और अन्य जन इकट्ठा होकर कार्रवाई का विरोध करने लगे। अपर आयुक्त MP सिंह ने पुलिस अफसरों से बात की और थोड़ी देर में थाने का अमला मौके पर पहुँच गया। महापौर आलोक शर्मा ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मास्क की अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। महापौर के निर्देश के बाद निगम अमला सक्रिय हुआ। मास्क बिक्री के लिए लाइसेंस लेने के बाद भी कुछ नियमों का पालन जरूरी है, जिसमें खास तौर पर मास्क का डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। मास्क को ढक कर रखना जरूरी है। इसके साथ ही डॉक्टर से जांच का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। नगर निगम प्रशासन के निर्देश अनुसार इस क्षेत्र में जो भी अवैध रूप से दुकानें संचालित हो रही हैं मांस और मटन की, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टीम के माध्यम से टीम का गठन किया गया है और इस टीम द्वारा ऐसी दुकानों को चिन्हित कर जो वेटनरी डॉक्टर द्वारा चिन्हित कर दी गई है, उन पर हम लोगों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम लोग उनकी सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो गंदगी फैला रहे तो उनके विरुद्ध स्क्वाड फाइन की कार्रवाई की जा रही है और सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अगली कार्रवाई कहाँ की जाएगी? अभी यहाँ की कार्रवाई पूर्ण हो जाए, इसके बाद हम पहले से ये नहीं बता रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हम लोगों द्वारा अचानक की कार्रवाई नगर निगम प्रशासन के निर्देश किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं होते हैं, पूरे शहर के लिए। आज दिनांक को प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है बैरागढ़ क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में जो अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं मास्क विक्रय की और वो अवैध रूप से और गंदगी में जाने की स्पॉट लाइन की कार्रवाई जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है जो वहाँ से निर्देश आते हैं कि हिसाब से होगा। अभी बैरागढ़ में 1 नंबर जोन में जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अवैध रूप से मास्क विक्रय बिना लाइसेंस से कार्रवाई चालाने कर रही है और स्पॉट लाइन की है दुकान बंद करवाने की कार्रवाई की जाती है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जहां दिल्ली में MCD के इलेक्शन में बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रत्याशी महज 22 साल की लड़की और जिसका नाम बिप्सा चौहान है, जो दिल्ली के करोल बाग देवनगर में फ्री कोचिंग सेंटर चलाती है और किसी भी बड़े घर से नहीं है, बल्कि छोटे से गरीब परिवार से और गरीब बच्चों को पढ़ाती, उन गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। वहीं अभिप्सा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए हैं कि MCD में पिछले 10 वर्ष से बीजेपी है, पर गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। एजुकेशन के नाम पर आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल को दी है। दिल्ली सरकार ने भी जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। वहीं बीजेपी ने भी स्वच्छ भारत अभियान में 11 अरब रुपए खर्च किए हैं, पर दिल्ली जैसे शहर में कहाँ है स्वच्छता। मैं अभी अपने वहाँ करोल बाग देवनगर में फ्री एजुकेशन कोचिंग सेंटर चलाती हूँ और वहाँ मैंने देखा कि बच्चे अभी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो समस्याएं कुछ इस तरीके से हैं कि गरीबी से वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, एजुकेशन उनके बीच में नहीं जा पा रही है। तो मैंने देखा जब हमें समाज सेवा में और राजनीति में बाद में ही आना है, क्यों ना हम अभी से इस छोटी उम्र में ही और आएँ और इस समाज के लिए बदले और इस समाज के लिए कुछ करें। क्या एजेंडा है आपका चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के ये एजेंडा है कि जैसे कि अभी आप देखते हैं कि MCD के अंदर बहुत सी ज़्यादा समस्याएं हैं। एक तो वेतन नहीं मिल पाता है, 7-7 महीने तक उनको वेतन नहीं मिल पाता है और किसी घर के अंदर अगर 7-7 महीने तक वेतन नहीं पहुंचेगा तो उनके जो बच्चे हैं वो कैसे पनपेंगे और उनका घर किस तरीके से चलेगा। MCD के अंदर जो स्कूल आते हैं, स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ के जो अध्यापक है जो पढ़ा रहे हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। MCD के अंदर जिस तरीके के पार्क आते हैं, पार्कों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है और MCD के अंदर जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो सरकार अभी पॉलिसीज चला रही थी उन पर बिल्कुल कुछ अच्छे से MCD के अंदर काम नहीं हो रहा। सालों से MCD के अंदर बीजेपी है और
लगभग 3 साल से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी है। आपको फिर भी लगता है कि आपको आने की जरूरत पड़ेगी या इनका जो इन्होंने अभी तक किया है उससे संतुष्ट हैं आप? यहाँ पर आई हूँ, जिस तरीके से केजरीवाल कहते थे कि एमसीडी केजरीवाल ने जो भी बातें करी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं करी, और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और बीजेपी ने अभी, जैसे कि आपको पता होगा कि 11 अरब रुपया उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर खर्च कर दिया है, लेकिन स्वच्छता आपको यहाँ पर लोगों पे नहीं दिखी है। और अगर वो 11 अरब रुपया यहाँ पर लोगों के बीच खर्च होता तो यहाँ पर ज़्यादा काम होता, लोग अच्छा जीवन जी रहे होते, स्वच्छ जीवन जी रहे होते। जिस तरीके की उन्होंने बातें करी, सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी बातें करी हैं सत्ता में आने के लिए, और हम उन बातों पे नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ राजनीति में आई हूँ, यहाँ पर जीतूं हारूं, एक मैसेज, एक आइडियोलॉजी, एक बुनियादी जो बातें हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, वो लोगों के बीच में एक मैसेज जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के लिए लड़ती है, लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ती है, और उन बातों को लेकर के मैं लोगों में आई हूँ, उन लोगों के बीच में वो बातें पहुँचाना चाहती हूँ। कल प्रचार खत्म होने वाला है, आपको लगता है कि अभी तक जो प्रचार हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं और आपको वोट मिल पाएंगे, क्योंकि आपके साथ पब्लिक अभी तक नहीं है? मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक मेरे साथ है। पब्लिक चाहती है कि युवा नौजवान उनके बीच में आए, पब्लिक को उम्मीद है, पब्लिक चाह रही है कि एक नौजवान उनके बीच में, एक पढ़ा लिखा नौजवान आए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वार्ड के अंदर जितने भी प्रत्याशी हैं वो उनके बीच में सबसे कम उम्र के मैं ही हूँ, और पब्लिक ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। भीड़ का होना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जो बाकी बड़ी बड़ी पार्टियां पूंजीपतियों से मिली हुई हैं, उनसे 500 100 रुपए दिहाड़ी के लोग लाते हैं। हम दिहाड़ी के लोग नहीं ला रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, और मैं भी एक छात्रा ही हूँ। क्या लगता है अपने वार्ड के अंदर इतना बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में क्या आप सीट निकाल पाएंगी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी मैंने प्रचार करा है, लोगों ने बात रखी है, तो लोग चाहते हैं कि उनके बीच में नौजवान आए, तो लग रहा है कि शायद सीट निकल ही जाएगा। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। वीर आला अदल की नगरी महोबा, जहां कई वर्षों से देवी आपदाओं का दंश देखने को मिला है। गरीबी, भुखमरी और पलायन यहाँ का सही चित्रण है। महोबा सहित पूरे बुंदेलखंड में कोई भी एम्स जैसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था न होने से यहाँ के लोग महानगरों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में महोबा के ही रहने वाले तारा पाटकार ने बुंदेली समाज का गठन कर रोटी बैंक की शुरुआत की और 1.5 वर्ष पूर्व एम्स की मांग शुरू की। इस अभियान का आरंभ पोस्ट कार्ड अभियान से हुआ, जिसमें मुसलमानों ने संस्कृत सहित कई भाषाओं में 1.5 लाख खत लिख कर भेजे। मोदी को मनाने के लिए रमजान में हिंदू भाइयों ने 1 माह के रोजे रखकर एम्स की मांग की। यही नहीं, एम्स की मांग के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए। तारा पाटकर पिछले 257 दिनों से अन्न त्याग कर उपवास आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी सुध न तो सत्ता पक्ष ने ली और न ही विपक्ष के नेताओं ने। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिनों बुंदेलखंड के दौरे पर आए, लेकिन उन्होंने देश के सबसे लंबी हड़ताल को लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया। अब तक हार कर समाजसेवी तारा पाटकर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर सहित उनके 4 साथी शेख इकबाल हुसैन, रिटायर्ड शिक्षक 70 वर्ष के, राम साय हेमकर, जयवंत सिंह और भगवती प्रसाद आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बढ़ते 40 डिग्री तापमान में सभी शहर के आला चौक पर अनशन में बैठे हुए हैं। उनका समर्थन शहर के सभी बुद्धिजीवी कर रहे हैं, मगर राजनीतिक दल के लोग इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। इस बात की तीस आंदोलनकारियों को बड़ी चुभ रही है। महोबा में एम्स के लिए चल रहा ये आंदोलन देश की सबसे बड़ी भूख हड़ताल बन चुकी है। 257 दिनों से चलने वाली इस हड़ताल ने अब आमरण अनशन का रूप ले लिया है। अनशन कर रहे तारा पाटकर का कहना है कि बुंदेलखंड की उपेक्षा लगातार हो रही है। उन्हें मजबूरी में आमरण अनशन को शुरू करना पड़ा है ताकि यहाँ कोई इलाज के अभाव में न मरे। झांसी में एम्स की जरूरत नहीं है, बल्कि महोबा में एम्स होना चाहिए। महोबा बुंदेलखंड का हृदय स्थल है। बुंदेली समाज सीएम योगी से मांग करता है कि महोबा गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है और यहाँ का उद्धार योगी जी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अभी तक राजनीतिक दलों का रवैया नकारात्मक रहा है। घटनाएं बहुत आई हैं।
सत्तावन दिन से हम उपवास में बैठे हैं और मजबूरी में हमको आमरण अनशन चालू करना पड़ा है। आज दूसरा दिन है, दो पानी पी के हम लोग बैठे हुए हैं। 5 लोग हैं और हमारी एक मांग है कि बुंदेलखंड में जो इलाज के अभाव न मरे, इसके लिए हम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं के लिए एम्स की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। जी, वो एम्स अगर बुंदेलखंड को देना चाहता है तो वो ऐसी जगह दे जिससे वाकई लोगों को बुंदेलखंड की जनता को उसका लाभ मिल सके। और वो जगह झांसी नहीं हो सकती, क्योंकि झांसी एक कोने में पड़ता है, वहाँ पर पहले से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं बेहतर, लेकिन बाकी जो बुंदेलखंड का एरिया है वो अछूता है पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं से, तो वो महोबा को मिलना चाहिए। महोबा बीच में पड़ता है, बुंदेलखंड का स्थल है साथ में। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी से, हम एक संदेश हमारा उनके लिए है कि महोबा गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है और यहाँ पर वो उन्होंने तप किया था, उसका उद्धार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस देश की सबसे लंबी हड़ताल आप कह रहे हैं। हाँ, मैं सभी को, मैं एक राजनीतिक दलों का जो अभी तक रोल रहा है वो बहुत ही नकारात्मक रहा है, क्योंकि वो बिना क्रेडिट के बारे में सोचे कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पे विकास की बात हमेशा गौड़ हो जाती है, ज़्यादातर मौक़ों पर विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है, कोई और महत्वपूर्ण वक्त आता है, उस समय विकास की बात गौड़ हो जाती है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से कह रहा हूँ कि 257 दिन हो गए और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष के दल हो, कोई भी हमारे साथ नहीं आया। हमें योगी जी से उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने खुद एम्स की लड़ाई लड़ी है। गोरखपुर में एम्स आसानी से नहीं पास हुआ है, उसके लिए योगी जी ने पोस्ट कार्ड अभियान चलवाया, वहाँ पर उन्होंने रैलियाँ निकलवाई और काफ़ी अभियान चलाया। तो वो चूँकि एम्स की लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको मालूम है, इसलिए वो हमारी इस लड़ाई का मर्म समझेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 257 दिन भूख हड़ताल करने के बाद भी हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाई गई। हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाई। आज हम जिला प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि वो हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं और हमारी मुख्यमंत्री से सीधे बात कराएं। अनशन कर रहे लोगों को सीएम योगी से उम्मीद है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से एम्स की लड़ाई लड़ चुके हैं। सभी ने सीएम योगी से मुलाकात की मांग जिला प्रशासन से की है। एम्स के लिए चल रहे आमरण अनशन में धर्मों को दरकिनार कर सभी लोग इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तारा के साथ उनके सहयोगी इकबाल हुसैन भी इस आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स महोबा में बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खाना पीना छोड़ दिया है और पानी पीकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये चाहिए कि एम्स महोबा में बने हमारे, और झांसी न जाने देती, इसी वजह से बैठे हुए हैं अनशन में। और तारा पार्टनर भाई के साथ खाना पीना छोड़ दिया। हाँ, खाना पीना तो छोड़ दिया, पानी भर पी लेते हैं नींबू का, और कभी कभी सादा पानी पी लेते हैं, नींबू का नहीं मिला तो सादा पानी पीते हैं। वहीं इस आंदोलन में रिटायर्ड शिक्षक 70 वर्षीय राम सहाय हेमकर भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये मांग मानव हित में है। ये अनशन व्यक्तिगत नहीं बल्कि बुंदेलखंड की जरूरत के लिए है। ये आमरण अनशन मांग न पूरी होने तक चलता रहेगा। 47 डिग्री तापमान में भी हमारे हौसले बुलंद हैं। एम्स के लिए आंदोलन कर रहे बुंदेली समाज का आमरण अनशन होने से प्रशासन भी अब हरकत में आया है और तारा पाटकर को अनशन न करने का अनुरोध कर रहा है। अब देखना यह है कि अब इस आमरण अनशन का कितना असर पड़ता है और क्या सीएम योगी इस मांग को पूरा करेंगे। इसलिए बैठे हैं, एक तो जब मैंने 255 दिन तक से मेरी तारा पाटकर जी के अनशन को देखा, दर्द में पैदा, मैं एक शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, मेरी आत्मा में भी बात हुई कि वो व्यक्तिगत अपने लिए ये सब नहीं कर रहे। यहाँ की जो 7-8 जनपद जो बुंदेलखंड के जुड़े हुए हैं, यहाँ की करीब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की जो जनता है, उसका सबका इसमें भला होगा। इस उद्देश्य से हमने अपने दिल में ठानी है कि हम जब तक आमरण अनशन नहीं करेंगे, हो सकता है शायद प्रशासन हमारे नहीं, इसलिए हम, और ये हमारा दृढ़ संकल्प है, चाहे हम लोग हमारे प्राण चले जाएं, पर जब तक हमको हमारी मांगें पूरी ना होंगी, इस स्थल को हम नहीं छोड़ सकते।
पानी पी रहे हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी हमारे हौसले बुलंद हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से बार बार ये करबद्ध निवेदन भी करते हैं कि महोबा ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र को प्रगति प्रदान करने के लिए एम्स दे दें तो बहुत बड़ी। सच स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। जमीन के लालच में रिश्तों के खून की घटना शाहजहांपुर के निगोही कस्बे की है। निगोही बाजार के अंदर मनीष अपनी बेटी शालिनी और बेटा गोलू के साथ रह रहा था। मनीष के पास करोड़ों रुपए का खेत और मकान है। पड़ोस में रह रहे वो उसके भतीजे आशुतोष के मन में चाचा मनीष की जमीन को हड़पने का लालच पैदा हो गया और भतीजे और आशुतोष ने करोड़ों की जमीन के लालच में रिश्तों का खून करने की मन में ठान ली। मौका पाकर सुबह मनीष अपने भाई संतोष को लेकर अपने चाचा मनीष के घर गया। पहले तो उसने अपने भाई गोलू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कमरे में बंद करके अपने चाचा मनीष को भी गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और वहीं हत्यारे मौके से फरार हो गए। गोली लगने से दोनों पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की बेटी शालिनी ने बताया कि उसके ताऊ दिनेश के बेटे संतोष और आशुतोष उसकी जमीन और मकान को हड़पना चाहते थे। जमीन के लालच में ही उन्होंने मेरे भाई और पिता की हत्या कर दी। घटना के समय मैं स्कूल में थी। अगर मैं घर पर होती तो वो मुझे भी मार देते। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बहादुर सिंह की माने तो प्रथम दृष्टया घटना जमीन के विवाद को लेकर हुई है। मृतक और आरोपी दोनों एक ही परिवार के हैं और पड़ोस में ही रहते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आपके भाई को किसने मार दिया? हम सुबह स्कूल गए हुए थे, तब मेरा भाई सो रहा था। हम स्कूल गए तो हमारी बहन टीचर हमारे आए और हमारी बहन से कहा कि आपके घर में आपके पड़ोस में किसी को गोली मार दी है, वो तुरंत मर गया है। तो हम लोग घर पे आए, हमने देखा कि हमारे भाई के गोली लगी हुई है, तो हम बहुत घबरा गए। फिर हमने कहा कि चाचा कहाँ है हमारे, तो चाचा का पता नहीं चल रहा था, वो भी लापता हो गए। तो जब इनके घर में जाके देखा तो इन लोगों ने हमारे चाचा को भी मार दिया था। किसने मारा है? हमारे ताऊ के लड़के। क्या नाम है? संतोष और आशुतोष। क्यों मार दिया है? ताऊ भी बताओ। हमारे पास जो जायदाद है उसके लिए मार दिया इन लोगों ने। ऐसे कई बार धमकी दे चुके हैं। तीनों लोगों ने बताया। हमारे ताऊ भी इसमें मिले हुए हैं। उनका नाम है दिनेश बाबू। जी हाँ, घर पर होते तो हमें भी ये लोग नहीं छोड़ते। परिवार के इसमें मृतक पक्ष और इसमें जो अभियुक्त पक्ष है दोनों एक ही परिवार के हैं। दोनों के बीच में प्रथम दृष्टया जो बात अभी सामने आ रही है प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट की बात आ रही है और जिसमें जो अभियुक्त पक्ष है उसी में उनके और मृतक पक्ष के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। उसी वजह से प्रातः घटना सवेरे 8 के आसपास के समय पर घटना की गई। इस बारे में जो है हम लोगों ने जो पूरी तरह से हमारी कई टीमें लगा दी गई हैं और इस पर अभियुक्तों की जो है पता लगाने का पूरा प्रयास चला है। 100 का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और तो सभी वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं। मौके पर फिलहाल शांति। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से मौजिम खान की रिपोर्ट। अमृतसर में गुनपुरा काले इलाके में 14 तारीख को पुलिस चौकी के नजदीक गंदे नाले में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस युवक की लाश को गंदे नाले से निकालकर अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कत्ल का मामला नहीं है, क्योंकि लाश के शरीर के ऊपर कोई भी निशान नहीं पाया गया, जिससे पता चलता है कि युवक की डूबकर मौत हुई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर बनती कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद युवक की शनाख्त अनिल कुमार के रूप में हुई है। मृतक के भाई अश्विन कुमार का कहना है कि अनिल कुमार को 11 तारीख रात को एक अज्ञात फोन आया था। वह अपना मोटरसाइकिल लेकर घर से चला गया और जाते जाते अपनी मां को यह कहकर गया कि वह कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, लेकिन वह उस रात घर वापस नहीं आया।
वहीं परिवार को अनिल की चिंता होने लगी। आखिर अनिल कहां गया और वह किस हालत में होगा। अनिल के परिवार ने अमृतसर के पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और आखिर 14/4 को अमृतसर के बाईपास पर गंदे नाले में अनिल की लाश तैरती हुई मिली। मृतक के भाई अश्विन ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक वह अज्ञात फोन कॉल किसी औरत का था, जो कि अमृतसर के पुतलीघर इलाके में रहने वाली है। मृतक के भाई अश्विन ने सीधा प्रेम प्रसंग का मामला बताया है और कहा है कि अनिल की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस इसको गहराई से नहीं ले रही है और मामले को रफा दफा कर रही है, जो कि पुलिस को मर्डर का मामला दर्ज करना चाहिए था। अनिल के परिवार को इंसाफ मिल सके। अश्विन कुमार ने कहा कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई न की तो वह पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं जी अश्विनी कुमार उर्फ आशू, मेरे भरा का नाम है नीलू, अनिल कुमार उन्होंने कहते हैं। मंगलवार रात को इस तरह 12 बजे फोन आया था, 10 मिनट जो फोन मोटरसाइकिल लैके निकल गया अपना कि मैं मम्मी घर है ही कह गया मम्मी मैं काम चलिया भाभी बुआ मार लो, तो मैं काम चलिया, मैं घंटे 2 घंटे तक आना, सवेरे मैं फिर काम फड़िया मैं जाना वा। उस तो बाद कोई वो खबर नहीं, लापता की खबर आप वीरवार गुलवाली गेट सी डिवीजन थाने च लिखाई हुई है, कोई तफ्तीश नहीं हुई। फिर उन्होंने फोन नंबर जोड़े इन्होंने फोन होए है फोन ट्रेस किए है और फोन पुतली घात दी जनानियां दे निकले है। उन्होंने एक्चुअली बुलाया भी उन्होंने कि वो जनानियां कि साडा कोई लिंक नहीं है 33 मिनट कुछ 98 सैकंड कुछ कितनी मतलब कि लंबी 4 बारी फोन ਇਹਦਾ आया 3 बारी फोन उन्हें किया वा। तो उस तो बाद सानू शुक्रवार शनिवार सानू पता लग गया गनपुर काले की तुहाडी है बॉडी मिली, आन के तफ्तीश कर लो अपनी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? हाँ जी ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲ सर प्रेम प्रसंग का ही मामला लगता जी। जनानियां ने फोन करके बुलाया गया, किसी तरीके फसाया, उन्होंने बारे कोई कार्रवाई नहीं हुई साडी। 12:10 के घरों निकलिया जी। मोबाइल नंबर हाँ जी अगली कार्रवाई मैं यही चाहना वा सर कोई की नहीं जा रही। अगली कार्रवाई मैं यही चाहना वा जिन्हें भी उन्होंने कुछ मारिया या कुछ कतल होया जल्द से जल्द कातिल फड़िया जाए तो मैंने न्याय दिता जाए, मेरे भरा न्याय दिता जाए। मैंने फिलहाल वही जो फोन ट्रेस किया जनानियां दे ही शक है वा और वही जना जो मेन मकसद ही होता पुतली घारी फोन बंद पुतली घाड़ी जनानियां मैंने वही मकसद भी वही है शक मैंने उन्होंने है और जल्द से उन्होंने कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं करती तो अगला संघर्ष की होगा? अगर धरना देवांगे फिर साडा यही मकसद है धरना देवांगे आप थाने बाहर। उसने कोई कार्रवाई नहीं की है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी फिर आप करांगे जी। पोस्टमार्टम 4 महीने रिपोर्ट आनी 4 महीने थोड़ी सब बैठे रहेंगे। लाश यदी मिली है शनिवार शुक्रवार रात 9 बजे इन्होंने मिली, शनिवार सानू फोन आ गया सवेरे यह गल है अपनी कार्रवाई करो। 5 दिन हो गए 11 दिन तो बई करो गया मंगलवार, अज 8 दिन हो गए 14 तरीक को लाश मिली है मोटरसाइकिल है जी। मोटरसाइकिल कहते परे करके थोड़ी दूर करके ब्याह सी लाश पूरे मिली है, कहते तैर दी लाश अगे आई है गंदे नाले च। 14/4/17 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਰ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ? ਫੁੱਲੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਨਿਲ ਝੰਡੋਕ ਉਰਫ ਨੀਲੂਏ ਵਜੋਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ 15/4/17 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਫੁੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾਈ ਸਰ ਉਹਦਾ? ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ। ਉਹ ਕਢਾਓ ਜੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾਵਾਂਗੇ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐਡਰੈਸ ਲਵਾਂਗੇ। 30 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਲਵਾਰਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਥੋੜੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ 174 CRPC ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ PCR ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ DTO ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲकुल हो रही है जी। अमृतसर से नरेंद्र सत्य की रिपोर्ट। अमृतसर के तहसील अजनाल जिला अमृतसर के गांव क्योपुरा में मामूली बात को लेकर एक नौजवान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पीड़ित नौजवान के परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इस मौके पर रंजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि कथित आरोपी ने मामूली बात को लेकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मेरी टांग फ्रैक्चर कर दी। मौके पर लखन सिंह ने कहा है कि पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इसका समय के भीतर पर्चा रजिस्टर करके हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अजनाला पुलिस थाने का घेराव करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर मक्खन सिंह, गुरबीर सिंह, बलविंदर सिंह, तरसेम सिंह, सोनू सिंह आदि मौजूद। वहीं अजनाल थाना के प्रभारी गुरमीत सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पुलिस मुद्दई पार्टी का हर संभव सहयोग कर रही है, लेकिन वह खुद कथित तौर पर कार्रवाई करने के हक में नहीं है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरे नाल भाजी ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਹ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਾ ਜਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਫਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੱਤ ਵੱਢੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਆ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨੇ ਹਾਕੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੋਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲਿੱਕੇ ਦੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲੜਕਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਜਾਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਫਲ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਝਗੜੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। अमृतसर से नरेंद्र सत्य की रिपोर्ट। अमृतसर में शर्मा कॉलोनी में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि साउथ के एसीपी मंजीत सिंह और पंजाब संघर्ष एसोसिएशन के प्रधान राजीव कुमार पुंज थे। मंजीत सिंह ने कहा है कि नशे को जड़ से खत्म करना है, आपका सहयोग चाहिए। इलाका निवासियों ने पूर्ण सहयोग की बात कही है। नशे से हजारों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं।
उनको भी सही रास्ते पर लाने के इंतजाम किए जाएंगे। ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਡਟ ਜਾਈਏ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।